जय हिंद प्यारे साथियों, बोध स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो है संज्ञा। तो जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो साथियों, आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा तो साथियों, संज्ञा दो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये सम जो है इसे सम्यक और ज्ञा से बना है सम्यक ज्ञान। तो साथियों, संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है सम्यक ज्ञान, मतलब सभी का ज्ञान। तो साथियों, संज्ञा की हम परिभाषा कक्षा 5, 6 आदि से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो साथ ही इसमें मैंने बात करी है व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। भाव जो साथियों हमारे अंतर्मन में, या फिर वैसे जो भाव अवस्था भी भाव होती है, तो जो हमारे अंतर्मन में पैदा होते हैं वो हमारे भाव होते हैं। तो साथियों, व्यक्ति जैसे कि राम कह सकते हैं, श्याम भी कह सकते हैं। इसी वस्तु हो जाएगी हमारी, जैसे कि पंखा, किताब और भी कुछ ले सकते हो इत्यादि। साथियों, स्थान हो जाएगा हमारा प्रयागराज हो गया, प्रयागराज, दिल्ली कह लो, फ्रांस कह लो, पेरिस कह लो। साथियों, इसी प्रकार से भाव हो जाएंगे हमारे, जैसे कि मैं कहने लगूं क्रोध। और साथियों, कहने लगूं मैं शीतलता। तो साथियों, समझे आप परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो साथियों, अब चलते हैं कि संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, अगर किसी को पता हो संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बाकी साथियों, मैं बताता हूँ संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है। संज्ञा तो साथियों, संज्ञा मूलतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। तो साथियों, अब तक हमने पढ़ा कि संज्ञा कोई 5 प्रकार की भी बताता है, कोई 3 प्रकार की भी बताता है। मैं कह रहा हूँ संज्ञा मूलतः 2 प्रकार की होती है। तो साथियों, वो 2 प्रकार की कैसे होती है मैं बताता हूँ। जो संज्ञा मूलतः 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट नंबर है हमारी, यथार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 2 जो है हमारी, ये फर्स्ट हो गई, नंबर 2 है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, ये यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ।
साथियों यथार्थवाचक वे संज्ञा होती हैं जो दृश्य हों, दृश्य रूप में हों, कह सकते हो आप, रूप में हों। और भाववाचक संज्ञा होती है हमारी जो दिखे ना या जो अदृश्य हो, जो अदृश्य हो। तो साथियों सबसे पहली यथार्थवाचक के भी 4 भेद होते हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 साथियों हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। साथियों नंबर 4 हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो साथियों ये द्रव्यवाचक, ये द्रव्य जो है ये मैटर है, मैटर है, ना कि ये द्रव, ये लिक्विड नहीं है साथियों, द्रव्य मैटर है, मैटर। तो साथियों अब हमने यथार्थवाचक में 4 संज्ञाएं पढ़ ली हैं। उसके बाद भाववाचक की तरफ आते हैं। भाववाचक जो अदृश्य हो या फिर जो दिखे ना, तो उसमें 5वीं संज्ञा जो होगी हमारी वो होगी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा। तो साथियों मैंने अब तक बताया संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा में साथियों मैंने बताया है कि यथार्थवाचक में जो दृश्य रूप में हों या फिर जो दिखें, और भाववाचक संज्ञा में मैंने बताया है जो अदृश्य हों या फिर जो न दिखें। यथार्थवाचक संज्ञा में 4 संज्ञाएं आती हैं हमारी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और हमारी हो गई द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा ही आती है। अब इसके बाद आते हैं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये साथियों इसको भी मिटा देता हूँ। प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, होती है। तो साथियों प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी, व्यक्तिवाचक जो मैंने अभी लिखवाई है। उसके बाद हो जाएगी अपनी दूसरी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और नंबर 4 हो जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 हो जाएगी आपकी, नंबर 5
द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो साथियों, प्राचीन हिंदी के अनुसार हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। 5 प्रकार मैंने आपको लिखवा दी हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, और आपका समूहवाचक हो गया, और द्रव्यवाचक हो गया। अब साथियों, एक और सवाल बनता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो आधुनिक हिंदी है वो संज्ञा को कितने प्रकार में मानता है। साथियों, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 प्रकार की होती है। तो साथियों, उसके बाद आधुनिक हिंदी में वो 2 संज्ञाएं कौन सी हैं जो हम उनको नहीं मानते हैं? तो वो होती हैं हमारी, नंबर 1 हो गई हमारी व्यक्तिवाचक। पहले 3 प्रकार लिखवा देता हूँ मैं, उसके बाद बताऊंगा कि 2 संज्ञाएं कौन सी गायब हो जाती हैं और किस बेस पे गायब हो जाती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई जो होती है। नंबर 2 होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 जो होती है साथियों आपकी, वो होती है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, 2 संज्ञाएं जो होती हैं, समूहवाचक, समूहवाचक, और एक है आपकी समूहवाचक और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों, आधुनिक हिंदी जो मानती है वो जातिवाचक के ही इन दोनों को रूप मानती है। द्रव्यवाचक हो गया और आपका समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया और आपका समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक भी कह सकते हैं साथियों, पदार्थवाचक। तो साथियों, ये आधुनिक हिंदी के 3 रूप माने गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में है जो है वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को ही जातिवाचक का ही रूप बताया गया है। साथियों, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वह है हमारा कि आखिरकार व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। साथियों, हमने जाना कि आधुनिक हिंदी के अनुसार हमारी 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। और मूलतः संज्ञा की जो मूलतः रूप हैं वो हमारे 2 हैं। तो सबसे पहले साथियों हेडिंग डालते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हेडिंग है। इसमें होती है साथियों, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, जो दृश्य हो प्लस एक वचन हो, अपने आप में एक वचन भी होनी चाहिए साथियों, और नंबर प्लस है एक और, दृश्य होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, और उसके बाद दुनिया में अकेली हो, दुनिया में अकेली हो, अकेली हो, और साथ ही विशेष भी हो। दुनिया में अकेली हो और साथ ही विशेष हो, तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो साथियों, अब जानते हैं हम
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जैसे कि मैं कहने लग जाऊं राम। राम एक कैसी संज्ञा होगी साथियों? राम एक वचन है राम। सबसे पहली बात दृश्य है, मैं कह रहा हूं किसी का नाम है राम, कोई व्यक्ति है, मैं खुद को ही राम, मेरा नाम राम है, तो मैं एक अपने आप में अलग आइडेंटिफाई रखता हूं मैं, तो साथियों एक वचन हूं मैं। दूसरी बात मैं दृश्य भी हूं। तीसरी बात साथियों मैं दुनिया में अकेला हूं, मेरे जैसा ह्यूमन कोई नहीं है, मतलब मैं अपने आप में एक अकेला हूं। इसी प्रकार से आप भी होगे, तो साथियों राम हो जाएगा। मैं कहने लगूं दूसरा जो हमारा उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल दुनिया में अकेला है और विशेष है। दूसरी बात एक वचन भी है। तीसरी बात दृश्य भी है, तो वह भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जो दुनिया में अकेली हो। साथियों सबसे पहले आप खुद अपने आसपास की चीज़ों में देखें जो दुनिया में अकेली हो, एक वचन हो और दृश्य रूप में दिखाई दे रही हो, तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम गंगा जी। गंगा दुनिया में अकेली है, दृश्य भी है, प्लस एक वचन भी है। गंगा का कोई ऐसा तो बहुवचन नहीं बन जाएगा, गंगा का गंगो हो जाएगा या फिर गंगाएं हो जाएगा, रहेगा तो गंगा ही। तो साथियों यह भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेष उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेष उदाहरण है। इसी प्रकार से साथियों और लेते हैं इसमें हम, जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी साथियों दुनिया में अकेली है, दृश्य भी है और विशेष भी है, एक वचन भी है, तो साथियों यह भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और भी आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा व्यक्तिवाचक का। उसके बाद हम चलते हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा पर। कौन सी संज्ञा पर? जातिवाचक संज्ञा पर। साथियों हमने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब मैं टॉपिक डालवाता हूँ अगला, जातिवाचक संज्ञा। तो साथियों जातिवाचक संज्ञा का सबसे पहले इसकी छोटी सी परिभाषा। तो साथियों इसमें है जो दृश्य हो, प्लस बहुवचन हो, जिसके दुनिया में दृश्य हो सकती है, बहुवचन हो सकती है, और साथ ही साथियों जिसके जैसे और हों। तो साथियों दृश्य हो, बहुवचन हो और जिसके जैसे और हों, तो कह सकते हैं हम पंखा। पंखा के जैसे और पंखे भी हो जाएंगे, तो साथियों बहुवचन भी है, ये दृश्य भी है पंखा, और साथ ही इसके जैसे पंखा के जैसे और पंखे भी बन जाएंगे। तो साथियों पंखा एक हमारा विशेष उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा का। और भी ले सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, मेज हो गई, मेज के जैसी और मेज, और साथियों इसमें ले सकते हैं हम पहाड़ हो गए, पहाड़ के जैसे और पहाड़, और साथियों ऐसे ही आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें जिसके जैसे और हों, वह हमारी बहुवचन हो और दृश्य हो, वह हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। साथियों इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद, वह अपवाद क्या है कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा होती हैं, वह हमारी जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। जैसे भूकंप और इसमें हो सकती है सुनामी। तो साथियों ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के विशेष महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी आपको कल मैं
जातिवाचक हो गई हमारी, व्यक्तिवाचक हो गई, समूहवाचक बची है, और साथियों उसके साथ ही दृश्यवाचक, समूहवाचक हो गई, द्रव्यवाचक हो गई, और एक है हमारी भाववाचक। तो साथियों मैं अगली वीडियो में आपको उन तीनों को समझा रहूँगा। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।